नमस्कार बच्चों। आज हम 5th क्लास के हिंदी बुक की पहले पेज नंबर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट। पेज नंबर 11 10 तक हमने कर लिया था। अब पेज नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 11 में दे रखा है दुनिया की छत। दुनिया की छत, ये जो संज्ञा है, तिब्बत के पठार को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है और उसे बोला भी जाता है, क्योंकि जो वो पठार है वो काफ़ी बड़ा है और ऐसा लगता है कि वो दुनिया की छत जैसा है। तो आज हम तिब्बत के पठार के बारे में जानेंगे, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के खान पान, संस्कृति, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की जलवायु, वहाँ के घर और लोग कैसे रहते हैं इस चैप्टर में। चलो आज स्टार्ट करते हैं। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है। तो पहली 2 लाइन में बोला गया है कि जैसे ही जो भी लोक कथा है वो वहाँ के रहन सहन और जलवायु और खान पान से प्रभावित होती है। तो जिस तरह आप जो भी लोक कथा सुने, पहले वहाँ की जलवायु और संस्कृति को पहले समझ लें। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था राख की रस्सी, तो तिब्बत से संबंधित था, तो हमें पहले तिब्बत के बारे में पढ़ना है। तो अब आगे है राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। तो जो राख की रस्सी जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो तिब्बत के पठार से संबंधित है और तिब्बत के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि जो ये तिब्बत है वो एक ऊंचे पठार पर स्थित है। वो ऐसा लगता है कि वो दुनिया की छत है। आगे पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पहाड़, अब देखिए हम पठार, मैं समझाता हूँ पठार क्या होता है। ये तो हो गया हमारा पहाड़, ऐसा पहाड़ हो जाता है और ये जमीन हो गई, और पठार होता है इन दोनों के बीच का हिस्सा, जैसे थोड़ा ऊंचाई और फिर समतल फिर नीचाई। तो इस सीधे ऊंचे ऊंचे को तो हम पहाड़ कह देते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम जमीन, और पठार थोड़ा सा जमीन से ऊपर ऊंचा और चोटी। पठार की चोटी नहीं होती है, पठार का ऊपर का हिस्सा समतल होता है और लेकिन वो ऊंचाई पे स्थित होता है। तो ये वाला तो हो गया पहाड़, ये वाला हो गया पठार जिसकी चोटी नहीं, और ये वाला हो गया आपकी जमीन। तो नेक्स्ट, तिब्बत के पठार पर खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंगों के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। तो जो तिब्बत का पठार है वो हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीचों बीच है और वहीं स्थित है। और जो इनके आसपास की जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं उनके रंग बदलते रहते हैं, जैसे भूरे रंग के होते हैं, कभी कभी लाल के होते हैं, पीले के होते हैं, बैंगनी होते हैं, गुलाबी होते हैं, गेरुआ होता है और हरे। और इनके रंग बदलते क्यों रहते हैं, इसका कारण जैसे ही सूर्य की तेज़ धूप होती है तो पीला कलर होता है, थोड़ी सुबह सुबह की धूप होती है तो लाल कलर होता है, और जैसे हरा कलर आपको
वहाँ की कहीं पे जंगल ज़्यादा हो, किसी पहाड़ पे जंगल ज़्यादा हो तो उसका कलर हरा हो जाता है। गेरुआ, जैसे जिस पहाड़ पे पत्थर ज़्यादा हो गेरुआ हो जाता है। तो सूर्य की जैसे जैसे किरणें बदलती जाती हैं, तीव्र में और अलग कलर हो, कम में और कोई कलर हो, तो ये डिपेंड करता है सूर्य की किरण पे। सूर्य आगे देखते हैं। इन पथरीले पहाड़ में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंग में चमक उठते हैं। जो इनके पहाड़ हैं वो उनका रंग जो चेंज होता है वो सूर्य की किरणों पे डिपेंड करता है। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। और जैसे अगर जहाँ का मौसम, जिस मौसम के जलवायु में नमी कम होती है, वायु में नमी कमी होती है, वहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं। और क्योंकि पेड़ पौधों को नमी वाला वातावरण चाहिए और जलवायु, पानी भी चाहिए। पानी की तो इम्पोर्टेंट ही है पेड़ों के लिए। आगे खुशक मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। जैसे आप देखो, जैसे आपके यहाँ पे जैसे गर्मी पड़ती होगी जहाँ इलाके में, वहाँ पे पेड़ कम देखने को मिलेंगे आपको। और जहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पे घने जंगल मिलते हैं। तिब्बत का अब आगे पढ़ते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षी की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है और कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तो अब तिब्बत के जो जोग्राफिकल जो जोग्राफिकल भूभाग है उसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में ये बताया गया है कि जो तिब्बत का ईस्ट जो पार्ट है वो, वहाँ पे तो पेड़ पौधे हैं, लेकिन जो बचा हुआ तिब्बत है उसमें कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, कम पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। और जो वहाँ की मिट्टी है उसका रंग लाल और पीला, साथ में काली भी मिट्टी देखने को मिलती है। बेसिकली वहाँ रेतीली मिट्टी भी देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि तिब्बत में कितनी झीलें हैं। देखिए, तिब्बत एक बर्फीले पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। तो बर्फीले पहाड़ों की गर्मी से बर्फीले पहाड़ों की बर्फ पिघलती है और नीचे पानी जमा होता है जिससे झीलों का निर्माण होता है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती है पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तिब्बत में 1500 झीलें हैं और पहाड़ों की बर्फ पिघलने से ये झीलें का निर्माण हुआ है। और इन 1500 झीलों में से एक झील का जिसका नाम है मानसरोवर झील, इसका बहुत बड़ा नाम है मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से बहुत सारी नदियाँ का उद्गम स्थान है और उन्हीं में से एक है ब्रह्मपुत्र और सांगपो। ये दोनों एक ही नदी के नाम है, सांगपो और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को भारत इस नदी को भारत में इस नदी को ब्रह्मपुत्र तो भारत में कहा जाता है और इसी नदी को सांगपो चीन में कहा जाता है। तो एक ही नदी के दो नाम है। चीन में तो इसे सांगपो कहा जाता है इस नदी को, और इसी नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। काफ़ी ऊंचाई में बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रीज में डाल दिया हो, और ऊपर से तेज ठंडी। तो यहाँ का जो जलवायु है, एक तो नमी कम है इनकी हवा में और साथ में बर्फीला स्थान होने के कारण ये बहुत ठंडा है। और ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा, ये आपको जानकारी दी जा रही है तिब्बत के बारे में, तो इसे एंजॉय करें। आगे है, हवा चल रही हो इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं।
अब पूछा जाए कि तिब्बत के लोग किस कलर कैसे कपड़े पहनते हैं, तो वहाँ पे हमेशा ठंड बनी रहती है, तो वहाँ पे भारी कम गर्म कपड़े ही वहाँ पे पहनते हैं वहाँ के लोग। अब तिब्बती लोगों के घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिली घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती है ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवार अंदर की ओर थोड़ा झुका हुआ होता है। तो यहाँ के घर की बनावट के बारे में बताया गया है कि जो पहले के घर थे वो लकड़ी से बनाए जाते थे और बहुमंजिली बनाए जाते थे। बहुमंजिली का मतलब है कि एक से ज़्यादा मंजिल के बनाए जाते हैं। अब पत्थर और मिट्टी और सीमेंट के भी मकान यहाँ पे बनने लगे हैं और इन मकानों में इन मकानों में इन मकानों में इन मकानों में खिड़कियाँ बहुत होती हैं ताकि सूर्य की जो किरणें हैं वो अंदर आ सके और जो इनकी दीवारें हैं वो थोड़ी अंदर की तरफ झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा शहर कौन है, तो आप बोल सकते हो लहासा। कपड़ों और खाने पानी के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है क्योंकि लहासा को तिब्बतियों का दिल इसलिए माना जाता है क्योंकि लहासा जो शहर है वो तिब्बत तिब्बत देश का सबसे बड़ा शहर है। और आप देखोगे कि भारत में तिब्बती वस्त्र भी बेचे जाते हैं और उनकी बहुत डिमांड है। अब इस पाठ को पढ़कर आप तिब्बत की जलवायु, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के पेड़ पौधे के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो आप इसको पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई डाउट है और कोई किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद। इस चैप्टर के प्रश्न नहीं करने हैं, ये सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए है, जानकारी देने के लिए ये चैप्टर दिया गया है।